अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं वैस मंगलवाला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइज, दुनिया को देखने का, जांचने का, परखने का एक अलग जाविया। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। पाकिस्तान और अफगान तालिबान जंग बंदी जारी रखने पर मुत्तफिक, मुज़ाकरात का मुश्तरका एलामिया जारी। समुद्री तूफान मेलिसा से कैरेबियन के मुख्तलिफ जज़ायर में हलाकतों की तादाद 50 तक हो गई। बादशाह चार्ल्स ने प्रिंस एंड्रयू से प्रिंस का लक़ब भी वापस ले लिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर आए टैरिफ को 10% कम करने का ऐलान कर दिया। और अक़वाम मुत्तहिदा से ताल्लुक़ रखने वाले 60 से ज़ायद ममालिक ने साइबर क्राइम ग्लोबल एग्रीमेंट पर दस्तखत कर दिए। टॉप स्टोरीज आपने देखी नाजरीन। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़ी खबर की। पाकिस्तान और अफगान तालिबान जंग बंदी जारी रखने पर मुत्तफिक हो चुके हैं। मुज़ाकरात का मुश्तरका एलामिया भी जारी कर दिया गया है। आइए इस पर एक रिपोर्ट देखते हैं। बातचीत से बिलाखिर बात बन गई। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग बंदी पर इत्तफाक, मुआहदे के नुकात तय होना बाकी। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात पर तुर्किया की वज़ारत ख़ारजा ने मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया। एलामिया के मुताबिक फरीकैन ने जंगबंदी के तसलसल पर इत्तफाक किया है, जबकि जंगबंदी के नफाज के कवायद ज़वाबित अगले दौर में तय किए जाएंगे। अगली बैठक 6 नवंबर से इस्तांबुल में शेड्यूल है। जंगबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए निगरानी और तस्दीक का एक मुश्तरका निज़ाम तश्कील देने पर भी इत्तफाक किया गया है, जो किसी भी खिलाफ वर्जी की सूरत में जिम्मेदार फरीक पर जुर्माना आयद करने का इख्तियार रखेगा। एलामिया के मुताबिक सालिस ममालिक तुर्की और कतर ने दोनों फरीकैन के मुस्बत किरदार को सराहा और कहा कि वो खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए अपने ताउन को जारी रखेंगे। रिपोर्ट आपने देखी नाजरीन। इस पर आगे प्रोग्राम में मज़ीद बात करेंगे, लेकिन अब आपको लेकर चलते हैं समुद्री तूफ़ान मेलिसा की तरफ, जहां पर कैरेबियन के मुख्तलिफ जज़ायर मेलिसा से मुतासिर हुए हैं और हलाकतों की तादाद 50 तक हो गई है। और जो इंटरनेशनल मीडिया है वो रिपोर्ट ये कर रहा है कि मेलिसा तूफ़ान ने जमैका, क्यूबा और हेटी में शदीद तबाही मचाई है, जिसके नतीजे में अब तक 50 अफराद हलाक हो चुके हैं। अमेरिकन नेशनल हरिकेन सेंटर का कहना यह है कि तूफ़ान के बायस जमैका में 19 और हेटी में 30 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि 20 लोग ज़ख्मी और 20 लोग लापता हैं। रिपोर्ट में यह बताया गया है कि तूफ़ान के बायस मकानात, सड़कों और बिजली के निज़ाम को शदीद नुकसान पहुँचा है, जबकि अब तक तकरीबन 8 लाख अफराद को मुतासरा इलाकों से मुंतकिल कर दिया गया है। अमेरिकन नेशनल हरिकेन सेंटर के मुताबिक क्यूबा, जमैका, हेटी और डोमिनिकन रिपब्लिक में तबाही के बाद तूफ़ान अब बरमूदा की जानिब बढ़ रहा है, जहाँ तूफ़ान की वार्निंग जो है वो जारी कर दी गई है। और अब आपको लेकर चलते हैं बरतानिया की तरफ। बात करते हैं शहज़ादा एंड्रयू की, जिन पर जिनसी जराइम में मुलव्विस जेफरी एप्स्टीन से ताल्लुकात पर तवील अरसे से तनकीद जारी थी और कई हफ्तों से शहज़ादा एंड्रयू को उनकी जेफरी एप्स्टीन से दोस्ती और जो जिनसी स्कैंडल है उसके बायस शाही ख़ानदान से अलग करने का मुतालबा जो है वो बढ़ रहा था। और प्रिंस एंड्रयू जिनसी इल्ज़ामात के बाद रवां महीने के आगाज़ में वो ड्यूक ऑफ यॉर्क, जो कि उनका लक़ब था, और इसके अलावा जो उनके पास दीगर शाही अलक़ाबात थे उन सब से वो दस्तबरदार हो गए थे। उन्होंने बहरहाल कहा था कि जो इल्ज़ामात मुझ पर लगाए जा रहे हैं वो तमाम गलत इल्ज़ामात हैं, लेकिन फिर भी वो तमाम इन अलक़ाबात से दस्तबरदार हो गए थे। और प्रिंस एंड्रयू ने बयान में ये भी कहा था कि वो अब भी प्रिंस के तौर पर जाने जाएंगे, लेकिन वो आइंदा अपने शाही खिताबात इस्तेमाल नहीं करेंगे। और अब जो ख़बर आई है, सबसे बड़ी ख़बर वो ये कि बादशाह चार्ल्स ने अपने भाई को, प्रिंस एंड्रयू को, आज प्रिंस का जो लक़ब है उनका वो भी उनसे वापस ले लिया है। और ये एक हुक्मनामा भी जारी किया गया है कि वो जिस जगह पर रिहाइश पजीर हैं, वो जो शाही मकान है, उस मकान से भी उन्हें बेदखल कर दिया गया है और कहा गया है कि वो अब ये मकान भी छोड़ दें। तो ये सूरत हाल है ताज़ा तरीन प्रिंस एंड्रयू और बादशाह चार्ल्स के दरमियान की। और अब देखना ये है कि ये जो मकान है वो ये कब खाली करते हैं। अब आपको लेकर चलते हैं अमेरिका की तरफ, जहां पर अमेरिकी सेनेट ने अलामती इक़दाम उठाते हुए ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक पर आयद टैरिफ को मुस्तरद कर दिया है। और सदर ट्रंप की जानिब से इस्तेमाल करदा एमरजेंसी पावर्स को ख़त्म करने के लिए सेनेट की जानिब से अलामती इक़दाम करते हुए करारदाद पास की गई। ताहम इस करारदाद पर अमल लाजिम नहीं है। तमाम डेमोक्रेट्स ने सदर ट्रंप के ख़िलाफ़ वोट दिया और मुखालिफत में वोट देने वालों में सदर ट्रंप की अपनी रिपब्लिकन पार्टी के 4 अरकान भी शामिल
शामिल थे। इस तरह 47 के मुकाबले में 51 वोट डाले गए। इससे पहले सेनेट ने सदर ट्रंप के उन इख्तियारात के खिलाफ वोट किया था जिनके तहत सदर ट्रंप ने ब्राज़ील पर 50 और कनाडा पर 35% टैरिफ आयद किया था। और अब ये एक मरतबा फिर ये वोटिंग सामने आई है जिसमें उनके फ़ैसलों के बारे में कहा यह जा रहा है कि ये तमाम गलत फ़ैसले हैं। लेकिन ज़ाहिर है डोनाल्ड ट्रंप अपने फ़ैसलों को वापस नहीं लेते और फिर अदालतें सामने आती हैं। और अब देखना यह है कि ये जो टैरिफ के मामलात हैं अमेरिका की तिजारत पर ये क्या असर डालते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के ही हवाले से एक और ख़बर भी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर आयद टैरिफ को 10% कम करने का ऐलान कर दिया है। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी सदर से मुलाकात के बाद टैरिफ में 10% कमी का ऐलान किया। ट्रंप ने यह कहा है कि चीन पर आयद टैरिफ को 57 से कम होकर 47% कर दिया गया है जो कि फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। और उन्होंने मज़ीद कहा कि चीनी सदर के साथ मुलाकात बहुत अच्छी रही और उसमें बहुत सारे फ़ैसले किए गए। और उन्होंने कहा कि सोयाबीन की ख़रीदारी फौरी तौर पर शुरू हो जाएगी और नायाब मादनियात के मामलात में भी मज़ीद रुकावटें नहीं हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आइंदा साल अप्रैल में चीन का दौरा करूँगा और मेरा दौरा चीन के बाद जब हो जाएगा, जो मेरा दौरा चीन मुकम्मल हो जाएगा तो उसके बाद चीनी सदर फिर अमेरिका आएंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि हम चीनी सदर के साथ यूक्रेन मामले पर मिलकर काम करने जा रहे हैं जबकि ताइवान के मामले पर बातचीत नहीं होगी। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने एक और बड़ा ऐलान ये भी किया कि दीगर ममालिक एटमी तजर्बे कर रहे हैं तो अमेरिका के लिए भी मुनासिब है कि वो ये तजर्बे बहाल करे और इसके लिए न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट्स का तयन बाद में किया जाएगा। तो अब अमेरिका जो है वो भी न्यूक्लियर टेस्टिंग जो है वो दोबारा से शुरू कर देगा। आगे बढ़ते हैं जी और अब बात करते हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मामले पर। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का जो जंगबंदी का जो मुज़ाकरात जो चल रहे थे उसका जॉइंट स्टेटमेंट आ गया है। सलमान जावेद हमारे साथ मौजूद हैं, एनालिस्ट हैं, उनसे हम बात करते हैं कि ये स्टेटमेंट क्या कहता है और कितना इंपॉर्टेंट है। अस्सलाम वालेकुम सलमान। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सलमान, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। मैं चाहूँगा कि सबसे पहले थोड़ी सी अगर आप तफसील में ये दे दें कि ये जो एलामिया जारी हुआ है, बड़ी मुश्किल से ये एलामिया जारी हुआ है, ये एलामिया कहता क्या है, क्या नुकात हैं इसके? इसमें अगर आप देखें तो जो पॉइंट नंबर 4 है एलामिया का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पहले वाला जो पॉइंट है वो तो ज़ाहिर है जगबंदी यानी सीज़ फायर के हवाले से है कि सीज़ फायर जो है वो दोनों ममालिक जो हैं उसको वो सामने रखेंगे और उसके ऊपर बात करेंगे और उसको वायलेट नहीं करेंगे। लेकिन जो पॉइंट नंबर 4 है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसका पॉइंट नंबर 5 भी, कि जो दोनों ममालिक हैं इनके साथ मिलके जो कतर और तुर्की यानी तुर्किया जो है ये मिलके एक जॉइंट मैकेनिज्म मॉनिटरिंग मॉनिटरिंग मैकेनिज्म बनाएंगे। और उस पे वो बेसिकली दोनों ममालिक के जो मामलात हैं यानी एक साइड से दूसरी साइड पे आने का, जो पाकिस्तान कहता है जी के इन्फिल्ट्रेशन होती है टेररिस्ट पे उधर ग्राउंड्स पे मौजूद हैं टीटीपी के या बीएलए के, और अफगानिस्तान ऑफ कोर्स कहता है जी कि वो हमारे पास नहीं है, ये पाकिस्तान का अंदर का मसला है। तो उसको वो बेसिकली मॉनिटर करेंगे और जिसके भी ज़ाहिर शवाहिद ज़्यादा होंगे उसके ऊपर फिर कार्रवाई होगी। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है ज़ाहिर है उसके अंदर यही रहा है हमेशा कि वेरीफाइबल प्रूफ्स जो हैं वो हमें दिए जाएं कि टीटीपी बीएलए और इसका माश के जितने भी दूसरे ग्रुप्स या ग्रोह मौजूद हैं वहाँ पे वो उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उनके जो लोग हैं उनको दूसरा डिसमेंटल किया, इसके वेरीफाइबल प्रूफ्स हैं। और हमें मत दें, ये जो मीडिएटर्स आ गए हैं बीच में जिसमें कतर और तुर्किया दोनों मौजूद हैं, इनको आप दें ताकि वो उसको वेरीफाई कर सकें। और तीसरी चीज़ ये कि जो जॉइंट मैकेनिज्म की बात हो रही है इसमें काउंटर टेररिज्म के जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं ये भी शामिल होते हैं। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान ये ऑलरेडी एक इस तरह का मैकेनिज्म मौजूद है जिसके ज़रिए बीएलए और जो ये आईएसकेपी है यानी दाइश खुरासान, इसके खिलाफ दोनों ममालिक ने मिलकर काफ़ी ऑपरेशंस किए हैं। तो वही जॉइंट मैकेनिज्म जो है वो यहाँ पे भी लाना चाह रहे हैं कि अगर इस तरह के कोई अनासिर मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान से स्लिप होके, अगर लेट से हम अफगानिस्तान की बात मान भी लेते हैं कि वहाँ पे वो लोग मौजूद नहीं है, लेकिन वो समहाउ वो स्लिप होके वहाँ पहुँच जाते हैं और उसके बाद वो वहाँ पे कोई पनाह हासिल कर लेते हैं कुछ लोकल लोगों के साथ मिलके, तो उस जॉइंट मैकेनिज्म के थ्रू जिसमें अफगानिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी, तुर्किया और कतर के लोग वो शामिल हैं और वो उसके खिलाफ कार्रवाई करें। तो ये एक एलिमेंट है जो कि मेरा ख्याल है कि बहुत इंपॉर्टेंस का हामिल है। इसके ऊपर इसकी इम्प्लीमेंटेशन अब कैसे होगी, इसको ग्राउंड पे कैसे लाया जाएगा, इसके कॉन्टूर्स क्या होंगे, ज़ाहिर है उस पर अब 6 नवंबर को बात होगी।
अच्छा, अब इस एलामिये को जारी होने में बड़ा वक़्त लगा। कई मर्तबा हमें लगा कि मुज़ाकरात जो हैं वो ख़त्म हो जाएँगे, कुछ नहीं हो पाएगा। तो ये इश्यू क्या आ रहा था? क्यों इसमें इतना ज़्यादा वक़्त लग रहा था? प्रॉब्लम क्या आ रही थी? बिल्कुल ऐसी ही बात है। बेसिकली उन्होंने जो अपना डेलीगेशन भेजा था, वो बहुत ज़्यादा कॉल्स उसकी तरफ से जा रही थी। यानी जैसा होता है ना, आप नेगोशिएशन टेबल पे बैठे हुए हैं और आप उठ के बार बार बाहर जा रहे हैं। तो उसमें तीन ग्रुप्स अफगानिस्तान के अंदर, पावर ग्रुप्स जो हैं वो इमर्ज हुए हैं। नंबर एक काबुल ग्रुप है, जो कि मुल्ला ब्रदर जिसको लीड करते हैं। दूसरा जो है वो खोस्त ग्रुप है, जिसको हकानी नेटवर्क लीड करता है। और तीसरा जो है वो कंदहार ग्रुप है, जिसको हैबतुल्लाह खुनज़ादा करते हैं। अब अपेरेंटली ये तमाम जो अफगान तालिबान है, ये कहते हैं जी कि वो हैबतुल्लाह खुनज़ादा को अपना अमीर मानते हैं। लेकिन अभी इस सारे निगोशिएशन प्रोसेस के थ्रू एक बात खुल के सामने आई कि इसके इनके अपने अंदर इस तरह की बहुत सारी दरारें मौजूद हैं, और हर कोई अपने अपने इंटरेस्ट को परसू करना चाह रहा है। उसकी वजह से एक तो बहुत ज़्यादा ताख़ीर हुई डिसीजन मेकिंग के अंदर। दूसरा, जब आप किसी डेलीगेशन को भेजते हैं तो उसको दो चीज़ों के साथ भेजते हैं। एक, वो अपना होमवर्क करके आता है कि भाई जो अगला पार्टी आ रही है उसके कंसर्न्स क्या हैं, इश्यूज क्या हैं, मेरे कंसर्न्स क्या हैं, उस पर हमने बात क्या करनी है। तो वो बहुत ज़्यादा लैकिंग नजर आई कैपेसिटी की उनके डेलीगेशन के अंदर। और दूसरी चीज़ जो आप करके जाते हैं, वो अथॉरिटी लेके जाते हैं कि जी कि हम बार बार पीछे नहीं जाएंगे। हम जो है बहुत बहुत कोई बड़ा स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेना तो शायद आपको कंसल्ट करेंगे। अदरवाइज हम, आप हमें अथॉरिटी दें कि हम वहाँ पे कुछ निगोशिएशंस करके आए। तो ये दोनों चीज़ें लैक कर रही थी उनके एंड के ऊपर, जिसकी वजह से वो कोई भी एग्रीमेंट पाया तकमील तक पहुंचने में इतना वक्त लगा। सो मच सो कि फिर पाकिस्तान को दायर है उस नेगोशिएशन से पीछे हटना पड़ा। पाकिस्तान ने फिर कल ये बात कही जी कि हम वापस पाकिस्तान जा रहे हैं। फ्लाइट्स बुक हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद फिर तुर्किया ने बीच में पड़ के इसको दोबारा मसले को रिजॉल्व करवाया। और मेरा ख्याल है कुछ उनको भी सेंस दी कि एग्रीमेंट्स वर्बली नहीं होते, एग्रीमेंट्स रिटर्न होते हैं। तो आपको रिटर्न श्योरिटी देनी पड़ेगी। जैसे पाकिस्तान आपको रिटर्न श्योरिटीज देगा कुछ चीज़ों पे, इस तरह आपको भी देनी पड़ेंगी। तो विन विन सिचुएशन जो है वो ज़ाहिर है लेकर आनी थी, तो उसमें फिर ये इतना टाइम लग गया इस वजह से। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ भी होती है ना कि या तो अफ़गान जो नेगोशिएटर्स थे वो बात को समझ नहीं रहे थे, या फिर जो हमारी डिमांड्स हैं, जो हमारे मुतालबात हैं, उनको समझना चाह नहीं रहे थे, या फिर ये भी होता है कि उनके पीछे कोई और था जो कि उनको गाइड कर रहा था, या जिससे वो गाइडेंस ले रहे थे, कोई और शख्स था, कोई और मुल्क था। ऐसा भी मामला हो सकता है। ये बिल्कुल है। ज़ल्मे खलीलज़ाद अगर आपने देखा हो तो बहुत ज़्यादा जो है वो उनका आना जाना लगा हुआ था पिछले एक डेढ़ साल के अंदर अफ़गानिस्तान में। और इनिशियली जब वो आए तो उनका इस तरह पेश किया गया कि जैसे कि वो अमेरिका के एक अनऑफिशियल मंदूब के तौर पे वहाँ पर आ रहे हैं, जो कि प्रिजनर एक्सचेंज प्रोग्राम के अंदर शामिल होते हैं। अब शायद अमेरिकन का यही मकसद हो, लेकिन ज़ल्मे खलीलज़ाद की अगर आप पूरी एक ट्रेजेक्ट्री और हिस्ट्री उठा के देखें तो उनके पाकिस्तान के मतलब जो बाइसेस हैं वो छुपे ढके छुपे नहीं है, वो बहुत खुले हैं, बहुत आया है। जैसे अमरुल्लाह साले को आप पढ़ते हैं तो अमर बिल्कुल उसी तरीके से ज़ल्मे खलीलज़ाद का भी मामला है। और वो जो उसका एक बायस है वो फिर प्ले आउट करता है। और उसका बहुत गहरा ताल्लुक है तालिबान के अंदर काबुल ग्रुप के साथ। जो मुल्ला ब्रदर का ग्रुप है उसके साथ ज़ल्मे खलीलज़ाद के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। आप अगर तस्वीरें उठा के देखें, बयानात उठा के देखें, उनकी मीटिंग्स उठा के देखें, तो वो उसी ग्रुप के साथ बहुत ज़्यादा होती हैं। और उन्हीं की तरफ से फिर आप देखते हैं कि इन निगोशिएशंस में भी डिले आ रहा होता है, और बार बार इस चीज़ के ऊपर यानी पाकिस्तान को ये मजबूर किया जा रहा था कि भाई हम टीटीपी और बीएलए के मामले के ऊपर आपसे बात नहीं करना चाहते, उसके आप सिर्फ वर्बल हमसे ले लें। जाहिर है पाकिस्तान इस बार इस चीज़ को समझ के गया था, अपना होमवर्क करके गया था कि इस एक पॉइंट के ऊपर हम लोग बिल्कुल भी बच नहीं करेंगे। और इसी वजह से आप देखते हैं कि ज़ल्मे खलीलज़ाद की अगर आप इसी दौरान की सारी ट्वीट्स उठा के देखें तो वो बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना मोहल्ले की जो एक वो एक होती हैं, जो जिसने चिंगारी डालनी होती है, जो एक कोई साहब या साहिबा होते हैं, बिल्कुल वही किरदार इस वक्त ज़ल्मे खलीलज़ाद साहब चला रहे थे। और उनकी पूरी कोशिश थी कि किसी तरीके से ये नेगोशिएशन सबोटैच हो जाए। अच्छा, दलमे खलीलजाद साहब के साथ साथ फिर एक आपको दूसरी ट्रिजेक्टरी नज़र आती है हिंदुस्तान से। और हिंदुस्तान के जो मीडिया है, हिंदुस्तान का जो सोशल मीडिया है, जो कि बीजेपी का आईटी सेल चलाता है, बईने ही वही नैरेटिव आपको नज़र आता था जो जीडीआई के यानी अफगान इंटेलिजेंस के जो अकाउंट्स चल रहे हैं सोशल मीडिया पे, उन पे से मतलब पिक्चर्स, वीडियोस, स्टेटमेंट, सब कुछ वही था।
तो एक नेक्सस जो है वो प्रॉपर उभर के सामने आ रहा था कि ज़ल्म खलीलजाद इंडिया और जीडीआई, और जीडीआई ऑब्वियसली काबुल ग्रुप जो है उसके ज़ेर असर ज़्यादा ऑपरेट कर रही थी इस वक्त में, और कुछ हद तक होस्ट ग्रुप भी उसके अंदर इन्वॉल्व था। और वो एक मुसलसल नैरेटिव जो है वो बिल्टअप कर रहे थे कि पाकिस्तान को प्रोवोक किया जाए, पाकिस्तान को एक तरह से डिफीटेड दिखाया जाए, ताकि जब भी निगोशिएशंस होने जाएं तो या तो वो हो नहीं, ज़ाहिर है फिर हमारे पॉलिसी मेकर्स पे उसका असर पड़ता है उस सारे नैरेटिव का, और अगर हो भी जाएं तो पाकिस्तान जो है उसके ऊपर प्रोवोक होकर कोई ना कोई रिएक्शन दे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम चीज़ें जो हैं वो पानी वो वाला पुल के नीचे से गुजर गया, और कल एक पीस डील जो है वो रिलेटिव पीस डील जो है वो हो गई। अच्छा, हमारा वफ़्द जो है वो तो फिर वापस आने वाला था, क्योंकि ज़ाहिर है जब बात बन नहीं रही थी और अफ़गान वफ़्द किसी बात को मानने को तैयार नहीं था, तो हमारा वफ़्द वापस आ रहा था। फिर ये इशू किसके कहने पर सॉल्व हुआ? किस मुल्क का इसमें किरदार था? किस पर्सनैलिटी का इसमें अहम तरीन किरदार था? तुर्किया का किरदार है इसके अंदर। तुर्किया जो है उनके जो इंटेलिजेंस के चीफ हैं इब्राहिम कालिन, वो इस वक्त एक मास्टर निगोशिएटर के तौर पे खत्े के अंदर उभर रहे हैं। उन्होंने पहले सीरिया के अंदर अपना किरदार अदा किया, इसके अलावा और भी दो तीन मामला के ऊपर, कुर्दिस्तान वाला जो उनका इशू है वो भी उन्होंने इसी तरीके से रिजॉल्व किया है, कुर्दों के साथ जो उनका इशू है। इसी तरीके से अभी इस वाले निगोशिएशन के अंदर भी उन्होंने ये जो जॉइंट मैकेनिज्म वाली मैंने आपको बात बताई है, ये भी एक तरह से उनका एक सोरिंग पॉइंट था कि दिस शुड बी देयर इन द एग्रीमेंट, और पाकिस्तान भी ज़ाहिर है यही चाह रहा था। तो तुर्किया का इसमें बहुत मैं समझता हूँ कि एक बहुत पॉजिटिव किरदार जो है वो सामने आया है इस पूरे मसले को, तस्वीर को हल करने के हवाले से। तुर्किया ऑन द अदर हैंड वर मोर सीरियस कि यार इन निगोशिएशंस के अंदर विन विन सिचुएशन निकलनी चाहिए। तो इसी के मेरा ख्याल है कहने के ऊपर उन्होंने आप देखें दोहा का एक जो निगोशिएशन है वो 2 दिन के अंदर ख़त्म हो गई, और एक एलामिया जारी हुआ जिसके अंदर खुद कतर के फॉरेन ऑफिस ने बाद में कुछ तरमीम भी की अफगानिस्तान के प्रेशर में आके। तो ये बड़ा एक अजीब सी बात थी। तो उसके बाद आप तुर्किया का कंडक्ट देखेंगे, उन्होंने वहां से आने नहीं दिया दोनों पार्टीज का, और उन्होंने कहा जब तक आप ये नेगोशिएशन कर नहीं लेते जाए मत। तो मेरा ख्याल है कि तुर्किया को इस पे बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन बनती है इस हवाले से। अच्छा, अब ये जो मॉनिटरिंग और जो तस्दीकी निज़ाम है, ये निज़ाम जो है ये क्या होगा, क्या करेगा? ज़ाहिर है इसके मुकम्मल खदोखाल तो आगे जाकर सामने आएंगे, लेकिन अभी तक बेसिक बात क्या हुई है कि ये निज़ाम क्या होगा, इसके तहत क्या काम किया जाएगा? देखें इसमें ज़ाहिर है आपके ऑब्जर्वेटरी कमिटीज़ होती हैं, उसके फिर ग्राउंड के ऊपर ऑपरेशंस होते हैं। जैसे जेआईटी आपको मैं अगर आसान लेमैन लैंग्वेज में बताऊं तो बनती है, तो हर डिपार्टमेंट से आप लोगों को उठा कर डालते हो, तो इसमें हर स्टेक होल्डर के लोग होंगे, और उसमें ज़ाहिर है सबसे बड़ा किरदार इंटेलिजेंस कम्युनिटी का होगा। तो इंटेलिजेंस कम्युनिटी क्या करती है, वो क्या इन्फॉर्मेशन गैदर करती है, वो क्या ऑब्जर्वेशंस करती है, फिर ज़ाहिर है वो पीछे भेजेगी जो ऊपर डिप्लोमेट्स बैठे बैठे होते हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे होते हैं, वो उसको प्रोसेस करेंगे। और फिर जब ये दो लेयर्स में से निकल आएगी तो फिर ये पॉलिसी मेकर्स की तरफ चली जाती है, जिसमें लेजिस्लेटर्स होते हैं दोनों ममालिक के, जो ज़ाहिर है उस साइड से अफगानिस्तान के होंगे, इस साइड से पाकिस्तान के होंगे, और फिर उसके साथ साथ हमारे ये जो तुर्की और कतर के लोग हैं ये भी मौजूद होंगे। तो ये एक लेयर वाइज एलिमेंट जो है वो सामने आएगा, और उसके थ्रू प्रोसेस होके जब इंफॉर्मेशन पास ऑन होगी तो उसके बाद फिर उस पर डिसीजन मेकिंग होगी। इस पे ये भी बात हुई है कि पेनल्टी डाली जाएगी अगर किसी एक ने भी माहदे के जो भी मामला तय होंगे 6 नवंबर के बाद, और इवन 6 नवंबर तक भी उससे अगर इनहराफ किया, उसको वायलेट किया, तो उसके ऊपर पेनल्टी लागू होगी। अब पेनल्टी का वर्ड क्या जॉइंट कम्युनिकेशन के अंदर आना ये बताते खुद एक बहुत बड़ी बात है, और उसका मतलब ये है कि इसके ऊपर एक बाकायदा रिटन एग्रीमेंट हो गया, तभी उन्होंने ये बात इस एलामिया के अंदर डाली है। तो पेनल्टी कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी अ सैंक्शन, इट कैन बी समथिंग एल्स, ये कोई इकोनॉमिक कोर्जन हो सकती है, कोई रेफ्यूजीज के हवाले से मसला हो सकता है, कोई कोई और बात हो सकती है। अब कतर के साथ तालिबान के डिफेंस पैक्ट्स हैं, तो पेनल्टी उस साइड पे भी जा सकती है, और बहुत सारे मामला हैं, तो वो तो पेनल्टी फिर वो डिफाइन की जा सकती है कि जुर्म किस नौयत के है, तो उस हिसाब से सजा क्या दी जाए। और फाइनली मैं ये जानना चाहूँगा कि जो टीटीपी है उसकी प्रेजेंस को क्या माना भी गया है अफ़गान वफ़्द की तरफ से? और मिसाल के तौर पर अगर अगर टीटीपी कुछ करती है इस अरसे में 6 नवंबर से पहले, तो फिर क्या होगा अगर कोई जो है वो अटैक किया जाता है उनकी तरफ से, पाकिस्तानी जो हमारा जो बॉर्डर है उसको वायलेट किया जाता है, या किसी किस्म का दहशतगर्दी का कोई हमला किया जाता है उनकी तरफ से, तो फिर क्या होगा? जी जी बिल्कुल, देखे ना मैंने पहले ही कहा कि जो ये बात कहना
कि कोई ऐसा वाक़या या कोई ऐसी कार्रवाई या कोई ऐसी हरकत ना हो जो कि दोनों ममालिक एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए करें। तो ज़ाहिर है उसके अंदर ये सारी डिटेल्स आ जाती हैं, टीटीपी वाली भी, बीबीएलए वाले भी, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी। जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ था कि आप हमें वेरीफाइबल प्रूफ्स दें कि आप उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर रहे हैं, उसको ख़त्म कर रहे हैं, डिसमेंटल कर रहे हैं, उनके लोगों को आप डिसार्म कर रहे हैं, उनकी जो टॉप ब्रास है उसको आप अपने पास रखना चाहते हैं, रेगुलराइज करना चाहते हैं, मेन स्ट्रीम करना चाहते हैं, इट्स योर हेडेक, अदरवाइज आप उनको हमारे पास भेजें डिसार्म करके। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि ज़ाहिर है इसका कहीं ना कहीं जाके वो जो प्रिंसिपल लेवल मीटिंग होनी है 6 नवंबर में, उसमें कहीं ना कहीं डिसीजंस फिर ये लिए जाएंगे कि इनको अब कैसे करना है। दूसरी बात यह है कि अब पाकिस्तान के अंदर अगर कोई हमला होता है तो जाहिर है उंगलियां फिर से उठेंगी। दो इसमें इसमें अब ट्रिकी सिचुएशन ये आ जाती है कि पाकिस्तान के अंदर से ही कुछ लोग उठ के प्लान करके अगर कर देते, क्योंकि स्लीपिंग सेल्स उनके यहाँ पे मौजूद हैं, तो उस वक्त पाकिस्तान क्या करेगा? क्या उस वक्त भी वो अफगानिस्तान के ऊपर उंगली रखेगा? तो बिल्कुल, क्योंकि अभी भी जो इनकी टॉप ब्रास और लीडरशिप है ये अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है। तो कोई भी एक्टिविटी पाकिस्तान के अंदर होती है तो ज़ाहिर है उसकी प्लानिंग, उसकी सारी मामला, उसके फाइनेंशियल एड, सब कुछ जो है वो अफगानिस्तान के अंदर बैठे हुए लोगों के पास है। तो तालिबान को ये इंश्योर करना होगा कि जो इनकी टॉप ब्रास उनके पास बैठी हुई है वो कोई इस तरह की प्लानिंग या हरकत या कोई बापला मामला ना करें जिससे यहाँ के जो लोग हैं वो पाकिस्तान के अंदर कोई बड़ी कार्रवाई या कोई बड़ा एलिमेंट जो है वो लेकर आए। छोटे छोटे मोटे जो वाक़यात और मसले हो रहे हैं, ज़ाहिर है वो फिर पाकिस्तान ने अपने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के थ्रू उनको उस नेटवर्क को डिसमेंटल करना होगा और उसको ख़त्म करना होगा। लेकिन कोई भी बड़ी एक्टिविटी होती है जिसके अंदर प्लानिंग इन्वॉल्व होती है, जिसके अंदर इंस्ट्रक्शंस इन्वॉल्व होती हैं, जिसके अंदर एक विजन नज़र आ रहा होता है कि ये बात आगे कहाँ जाएगी, क्यों ये अटैक किया गया है, तो ज़ाहिर है वो तो सारा टॉप ब्रास की तरफ से आता है। टॉप ब्रास बैठी हुई है अफगानिस्तान के अंदर, तो इस तरह की कोई भी कार्रवाई हुई पाकिस्तान के अंदर तो ज़ाहिर है पाकिस्तान फिर उस पर उंगली रखने का मजाज होगा। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। सलमान जावेद हमारे साथ मौजूद थे, एनालिस्ट, और बात हो रही थी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो मुज़ाकरात जारी थे और अब उन मुज़ाकरात में एक अहम मोड़ आया है कि जंगबंदी पर रजामंद हो गए हैं दोनों ममालिक और एलानिया भी जारी कर दिया गया है। अब आगे देखना यह है कि इसका जो सेकेंड राउंड होगा 6 नवंबर को उसमें क्या होगा। और अब बात करते हैं कुछ साइबर क्राइम की। साइबर क्राइम के हवाले से एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। 60 से ज़ायद ऐसे ममालिक जो कि यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं उन्होंने एक ग्लोबल एग्रीमेंट साइन किया है साइबर क्राइम के ख़िलाफ़। अब ये ग्लोबल एग्रीमेंट क्या है, किस तरीके से ये इस पर अमल दरामद होगा, इस हवाले से हम बात करेंगे। फ़हद मलिक हमारे साथ मौजूद हैं जो कि टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से उन्हें तमग़ा इम्तियाज़ भी अता किया गया है। अस्सलाम वालेकुम फ़हद। वालेकुम सलाम। इस पे क्या? बहुत शुक्रिया फ़हद, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा अगर हमें ये बताएं कि साइबर क्राइम के ख़िलाफ़ अक़वाम मुत्तहिदा में के जो आलमी मुआहदा है उस पर 60 ममालिक की जानिब से दस्तखत किए गए हैं। ये मुआहदा बुनियादी तौर पर कहता क्या है? देखें, ये बुनियादी तौर पे एक ग्लोबल यूनिफाइड रिस्पांस है साइबर क्राइम के अगेंस्ट उन 60 ममालिक की तरफ से जो इस मुआहदे का हिस्सा हैं। और इस मुआहदे में ये चीज़ मेंशन की गई है कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ उन 60 ममालिक में जो इसके सिग्नेटरी हैं साइबर क्राइम होगा तो वो सारे ममालिक मिलकर उसके लिए काम करेंगे और उसका यूनिफाइड रिस्पांस देंगे। यानी अगर एक क्राइम पाकिस्तान में हो रहा है और उसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं वो एक ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जो इस मुआहदे का सिग्नेटरी है, तो दोनों ममालिक मिलकर कोऑपरेट करेंगे उन तमाम मुजरमों को पकड़ने के लिए जो इसमें इन्वॉल्व हैं। अब जो छोटी सी इसमें डेफिनेशन है, यानी हम बहुत सारे इश्यूज़ देखते हैं साइबर क्राइम के, बैंकिंग के, ऑनलाइन फ्रॉड, सोशल मीडिया की हरासमेंट। उसमें ये ट्रैक करना मुश्किल होता था कि अगर एक ख़ास मुल्क का शहरी एक दूसरे मुल्क में जाके अगर साइबर क्राइम कर रहा है और फिर वो वहाँ से वापस आ गया या ऑनलाइन बैठ के किसी के साथ कोई कम्युनिकेशन कर रहा है जो मुजरिमाना है, तो उसको ट्रैक करना या उसको फिर पकड़ना बहुत मुश्किल था। सो यूएन का ये एक मुआहदा है और जिसमें 60 ममालिक मिलकर साइबर क्राइम के ख़िलाफ़ एक जंग का आगाज़ कर रहे हैं। अच्छा, क्या इन 60 ममालिक में पाकिस्तान भी शामिल है? देखें, अभी तक की जितनी ख़बरें आई हैं और जितनी ऑफिशियल प्रेस रिलीज़ आई हैं उसमें पाकिस्तान नहीं है। उसमें यूरोपीय ममालिक हैं, उसमें अमेरिका है, उसमें बाकी मुल्क हैं, लेकिन पाकिस्तान अभी तक उसका सिग्नेटरी नहीं बना और ना ही पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से इस किस्म की कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन आई है। बट ये सिग्नेचर्स का प्रोसेस यानी इस मुआहदे का हिस्सा बनने का प्रोसेस दिसंबर तक चल रहा है। सो हो सकता है कि पाकिस्तान आने वाले वक्त में इसका मेंबर बन जाए और पाकिस्तान भी इस मुआहदे का हिस्सा हो।
जो इंसानी हुकूक की तंजीमें हैं उनकी जानिब से इस मुआहदे पर शदीद तनकीद की गई है, तो किन नुक्तों की बुनियाद पर इसे सख्त रियासत की निगरानी का रास्ता और मुमकिन तौर पर इंसानी हुकूक को सल्ब करने के मुतरादिफ भी कहा जा रहा है? क्या वजह है इसकी? देखिए अवैस भाई, इससे पहले जितने भी मुआहदे या जितने भी साइबर क्राइम के रूल्स बने, चाहे वो पाकिस्तान में बने या पाकिस्तान से बाहर बने, उनका एक मकसद रहा है कि आवाम पे सर्वेलेंस रखी जाए या लोगों को कंट्रोल किया जाए, जो इंटरनेट पे नैरेटिव्स क्रिएट होते हैं उनको मैनेज किया जाए। इस मुआहदे में तकरीबन 60 ममालिक हैं और जितनी भी इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं वो इस पर क्रिटिसिज्म इसलिए कर रहे हैं कि इसमें ह्यूमन राइट्स की जो शिकें रखी गई हैं वो बड़ी वीक सी हैं। यानी देयर इज़ दिस स्लाइट मार्जिन जहाँ पे कोई भी स्टेट उस मुआहदे को एक्सप्लॉइट कर सकती है अपने शहरियों के ख़िलाफ़। आप अपने किसी भी एक मुल्क में जब ये इम्प्लीमेंट होगा, जैसे पाकिस्तान में जब पीका आया तो बहुत सारे क्रिटिसिज्म हुए कि अब स्टेट कंट्रोल करेगी ऑनलाइन नैरेटिव्स को और स्टेट लोगों की इजहार आज़ादी राय की जो उनका जो हक है उसको सल्ब करने की कोशिश करेगी। सो इस मुआहदे में भी जो सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है वो सिर्फ इसलिए हो रहा है कि एक तो इसमें ह्यूमन राइट्स की डेफिनेशन बहुत कंफ्यूजिंग सी रखी गई है और फिर देयर इज़ दिस मार्जिन जिसमें स्लाइटली स्टेट्स के पास, उन सारी स्टेट्स के पास ये अपॉर्चुनिटी होगी कि वो अपने शहरियों पे सर्वेलेंस ज़्यादा बढ़ा सकें। यानी आप अगर एक हर मुल्क में होता है कि देयर इज़ दिस गवर्निंग बॉडी एंड देन देयर इज़ ऑपोजिशन। सो सहाफ़ियों के लिए, ह्यूमन राइट्स पे बात करने वाले लोगों के लिए और अपोजिशन में बैठे हुए लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा ख़तरा भी बन सकता है कि अगर स्टेट को लगता है कि एक चीज़ जिसको मैं आज़ादी समझ रहा हूँ अपनी राय के इजहार के लिए, वो स्टेट को लग सकता है कि वो प्रोपेगेंडा है। सो दिस माइनर सा डिफरेंस जिसमें इसको एक्सप्लॉइट करने की अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है और जिसकी वजह से बहुत सारी ह्यूमन राइट्स की जो तंजीमें हैं वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए की बात कर रही हैं और वो कह रहे हैं कि ये इवेंचुअली लोगों को महरूम करेगा उनके हक से कि वो अपनी बात खुल के कर सकें ऑनलाइन स्पेस में। अच्छा, आप इस तनकीद को किस तरह देखते हैं? क्या ये मुआहदा वाकई इंसानी हुकूक की पामाली का सबब बन सकता है और इससे हम सब की प्राइवेसी मुतासर होगी? देखिए, मैं इस मुआहदे के हक़ में भी हूँ, लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि इसमें कुछ वाज़ेह हुदूद क्रिएट की जाएं उन तमाम ममालिक के लिए जहाँ पे इसने इम्प्लीमेंट होना है। जो सबसे पहली बात है, पहले हम तनकीद वाली चीज़ पे बिल्कुल ऐसे हो सकता है कि लोगों को जो अपने ओपिनियंस ऑनलाइन एक्सप्रेस कर रहे हैं या जो अपने पोर्टल्स चला रहे हैं या जो अपनी वेबसाइट्स चला रहे हैं या जो अपने ट्विटर पे, अपने फेसबुक पे अपने ओपिनियंस क्रिएट करते हैं, अपने यूट्यूब चैनल्स के थ्रू नैरेटिव्स क्रिएट करते हैं, वो तमाम लोग इस मुआहदे के बाद एक चेक एंड बैलेंस में आ जाएंगे। सो पीपल विल नॉट हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी जिसमें वो अपनी राय आज़ादी के साथ एक्सप्रेस कर सकें। सो ये इसकी एक डेफिनेशन क्रिएट होनी चाहिए कि क्या वो कौन से रूल्स हैं जो अप्लाई होंगे ऑनलाइन इंटरनेट क्रिएटर्स पे या ऑनलाइन जो लोग अपना ओपिनियन पेश करते हैं। ये मैं बिल्कुल इस हक़ में हूँ कि इसके रूल्स क्रिएट होनी चाहिए और लोगों को इस मुआहदे में ये चीज़ वाज़ेह होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ किस डोमेन में फॉल कर रही है। ये तो है नेगेटिव पहलू जिस पे क्रिटिसिज्म हो रहा है। अब मैं इस मुआहदे के हक़ में इसलिए हूँ कि साइबर क्राइम एक बहुत वसी स्पेस है जिसमें सबसे ज़्यादा स्कैम्स हो रहे हैं बिटकॉइन की दुनिया में, जिसमें इंटरनेट पे रैंसम मांगा जा रहा है। यानी मुझे कोई सॉफ्टवेयर, कोई एप्लीकेशन, कोई फ़ाइल आती है, मैं वो डाउनलोड करता हूँ तो मेरा पीसी हैक हो जाता है और जब तक मैं एक एक्स अमाउंट नहीं पे करूँगा मेरा पीसी नहीं खुलेगा। फिर बैंकिंग फ्रॉड्स हैं, उसके बाद ऑनलाइन लोगों के अकाउंट्स हैक हो जाते हैं और उन अकाउंट्स को वापस देने के लिए पैसे मांगे। मतलब आई कैन टेल यू 1000 साइबर क्राइम की एग्ज़ाम्पल्स। सो उन तमाम मसाइल को रोकने के लिए, जबकि प्लेटफॉर्म्स की रेगुलेशंस भी इस तरह से पाकिस्तान में पूरी दुनिया में हैं लेकिन पाकिस्तान में फिर थोड़ी सी कम है, बट ओवरऑल पूरी दुनिया में भी प्लेटफॉर्म्स उन रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए, साइबर क्राइम्स को रोकने के लिए कोई ख़ास स्टेप्स नहीं ले रहे। सो इस पूरी साइबर स्पेस को रेगुलेट करने के लिए और लोगों पे एक चेक एंड बैलेंस रखने के लिए जिसमें प्रोडक्टिव यूज़ इम्पैक्ट ना हो और जो नेगेटिव इस्तेमाल कर रहे हैं, हैकर्स कर रहे हैं, लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं, लोगों की तस्वीर इंटरनेट पे लीक हो रही हैं, मतलब सब
किस्म के कामों के लिए ये एक वो पाकिस्तानी ज़ुबान में ये एक डंडा ज़रूरी है लोगों के सर पे, जिसके थ्रू उनको थोड़ा सा रेगुलेट किया जा सके। सो मेरे ख्याल में जो भी इसके ख़दशात हैं वो बिल्कुल अपनी जगह बजा हैं। अगर इसकी कोई थोड़ी सी डेफिनेशन क्रिएट कर ली जाए कि जिसमें इंसानी हकूक़ की पामाली ना हो और लोगों को उनकी ऑनलाइन स्पेसेस में हरास ना किया जाए, तो फिर मेरे ख्याल में ये मुआहदा एक बेहतरीन साइबर की दुनिया में इट कुड बी रेवोल्यूशनरी। तो अगर इस मुआहदे के फ़वाइद और नुकसानात के तवाज़ुन को हम बेहतर बनाना चाहें तो बेहतर किस तरह बनाया जा सकता है, ताकि क्योंकि ज़ाहिर है जो प्राइवेसी है, जो इंसानी हकूक़ हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी हो जाए और इस मुआहदे पर अमल दरामद भी हो। देखें, जो भी इसमें डेफिनेशंस हैं इस मुआहदे में, चाहे वो डेटा प्रोटेक्शन की हैं, चाहे वो ऑनलाइन सर्वेलेंस की हैं, चाहे वो ह्यूमन राइट्स की हैं, उनकी डेफिनेशन बहुत वाज़े और नैरो होनी चाहिए। यानी कि कंफ्यूजिंग ना हो कि कल को कोई चीज़ किसी और डोमेन में फॉल कर रही थी और उसको मैनिपुलेट करके किसी को पकड़ने के लिए या किसी को ग्रिल करने के लिए उसको इस्तेमाल कर लिया जाए। सो साइबर क्राइम की क्या डेफिनेशन है, ह्यूमन राइट्स की क्या डेफिनेशन है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की क्या डेफिनेशन है, कौन सी चीज़ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, कौन सी चीज़ प्रोपेगेंडा है, ये तमाम डेफिनेशंस इनको क्लियर कट इसमें मेंशन करना चाहिए। एक तो पहली चीज़ तो ये है कि इसको बेहतर बनाने के लिए। दूसरी चीज़ ये है कि इस वक्त पूरी दुनिया डेटा रेगुलेशंस की तरफ जा रही है, एआई की बात हो रही है, लोगों की आइडेंटिटीज़ का थेफ्ट हो रहा है, लोगों की ऑनलाइन स्पेस में प्रोटेक्शन नहीं है। सो वो तमाम डेफिनेशंस इस कानून में मुझे नहीं नज़र आई। सो उनकी डिवीज़न अगर कर ली जाए कि एक आम आवाम को, एक आम इंडिविजुअल जो इंटरनेट का कंज्यूमर है, जो सोशल मीडिया की स्पेस यूज़ करता है, उसको क्या फ़ायदा है इस लॉ के इम्प्लीमेंट होने से और स्टेट का क्या रोल है, अभी तक इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। बाकी इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए मेरे ख्याल में हर मुल्क में एक आज़ाद अदालती निज़ाम मुतारिफ़ होना चाहिए, एक जुडिशरी का एक सिस्टम होना चाहिए, चाहे पाकिस्तान में वो NCCIA करे, FIA करे, PTA करे, कोई भी इदारा कर ले, बट उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक सेट ऑफ रूल्स इंट्रोड्यूस होना चाहिए हर मुल्क में। अदरवाइज़ होगा ये कि मैंने एक ट्वीट की हुई होगी आज से 3 साल पहले और इस लॉ के इम्प्लीमेंट होने के बाद स्टेट को लगेगा कि वो ये तो बड़ी गलत बात थी, इसको तो पकड़ लो। जहाँ दुनिया डिजिटल हो रही है, वहाँ पे लोगों के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और उनकी बात का एहतराम, उनकी क्रिटिक का एहतराम, वो भी बहुत ज़रूरी है। और मेरे ख्याल में अगर ये 3-4 चीज़ें इसमें ऐड हो जाएं तो दिस वुड बी समथिंग दैट वुड क्रिएट ऑनलाइन स्पेसेस को थोड़ा महफूज और बेहतर। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। फ़ाद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे और बात हो रही थी साइबर क्राइम के हवाले से जिस मुआहदे पर 60 ममालिक ने दस्तखत किए हैं उसकी। और अब रुख करते हैं जर्मनी का, जहां की हुकूमत ने हुक्म दिया था कि बर्ड फ्लू की वजह से लाखों मुर्गियां तल्फ कर दी जाएं। अब ये मामला क्या है, इस पर हम बात करते हैं। शाहिद अमीर हमारे साथ मौजूद है, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट जर्मनी से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जी शाहिद, बताइएगा क्या मामला है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने ये बताया है, बर्लिन का एक नवाही इलाका है जिसमें तकरीबन 1,30,000 परिंदों को तल्फ किया गया है। ये नवाही इलाका ब्रांडनबर्ग का एक ज़िला मायरकश ऑर्डरलैंड है। उसकी इंतज़ामिया ने ये अदाद-ओ-शुमार जो हैं वो पब्लिश किए हैं। इसके मुताबिक 2 पोल्ट्री फार्म थे जिनमें तकरीबन एक पोल्ट्री फार्म में 80,000 के करीब बतखों को तल्फ किया गया है और एक पोल्ट्री फार्म में 30,000 या 50,000 के करीब मुर्गियाँ, जो ब्रायलर मुर्गियाँ होती हैं, उनको तल्फ किया गया है। ये जर्मनी में हर साल इस तरह के वाक़यात होते हैं। 2021-22 में भी जो है बर्ड फ्लू के केसेस सामने आए थे और मुर्गियों को तल्फ किया गया था। और आप देखें कि 1,30,000 परिंदों को तल्फ करने का मतलब है कि मुआशी जो है उस किसानों को और जो मुल्क की मैशियत है उसमें भी इससे असर डाला है, करोड़ों का नुकसान हुआ है। जैसा कि पिछले साल जो है वो 70 मिलियन यूरो का नुकसान हो गया था बर्ड फ्लू के ज़रिए से। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये मसला ना सिर्फ जर्मनी का है बल्कि गुज़िश्ता सालों में फ्रांस, नीदरलैंड और बरतानिया में भी ये केसेस देखे गए हैं। तो जो यूरोपीय फूड सेफ्टी अथॉरिटी है उसने जो है इसके मुतल्लिक भी इक़दामात उठाए हैं और इसका सख्ती से नोटिस लिया है, क्योंकि पिछले सालों में ख़ासकर 2020 और 21 में
पूरे यूरोप के अगर आप दादोशुमार को देखें तो 50 मिलियन के करीब जो है वो परिंदों को तल्फ कर दिया गया था। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक जो है वो पूरी दुनिया में अब तक तकरीबन 900 के करीब जो है वो इंसानों में बर्ड फ्लू के केसेस को देखा गया है, जिनमें तकरीबन निस्फ जो है वो बहुत ज़्यादा मोहलिक साबित हुए थे। खैर, जर्मनी की अगर बात करें तो जर्मन अथॉरिटी ने जो है अभी तक कोई ऐसी वार्निंग जारी नहीं की जिससे इंसानों की सेहत को खतरा लाक हो। इसी वजह से जो है इन इलाकों में मुर्गी का गोश्त और अंडों की फ़रोख्त में कोई पाबंदी नहीं लगाई गई। इस इलाके में जो है एक 3 किलोमीटर का दायरा बना दिया गया है। उस दायरे में जो है उस इलाके में जो कॉर्डन ऑफ किया गया है एक मखसूस तरीके के ज़रिए, वहाँ पर परिंदों के गोश्त और अंडों के किसी किस्म की फ़रोख्त पर पाबंदी आयद की गई है। खैर, अभी तक जो है वो जर्मनी में कोई बर्ड फ्लू का इस साल कोई केस सामने नहीं आया है। जर्मनी की तरफ से जो है वो बड़ा सख्त, बल्कि मैं कहूँगा कि जो जर्मन वजारत सेहत है वो इन चीज़ों को बड़ी सख्ती से देखती है और सख्त इकदाम करती है। यही वजह है कि इस साल ये जो बर्ड फ्लू के केसेस आए हैं तो 1,30,000 परिंदों को फ़ौरन तल्फ कर दिया गया है। बड़ा सख्ती से जो है वो नोटिस लिया जाता है ताकि इन चीज़ों को फैलने से रोका जाए। खैर, ये भी इंडिया दिया जा रहा है कि खैर पिछले सालों में जो है वो मिलियंस की तादाद में परिंदों को तल्फ किया गया, लेकिन फिर भी इनकी जो बर्ड फ्लू है जिसको एवियन इन्फ्लुएंजा कहते हैं, इस वायरस को रोकने में किसी हद तक अथॉरिटीज़ नाकाम रही हैं, क्योंकि जो महाजर परिंदे हैं उनके ज़रिए भी ये फैलता रहता है। जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। शाहिद अमीर हमारे नुमाइंदे जर्मनी से हमारे साथ मौजूद थे और बर्ड फ्लू के हवाले से बात हो रही थी। आज के प्रोग्राम में इतना ही नाज़रीन, आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।